हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, मैंने प्रीवियस लेक्चर नंबर 17 में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसी टॉपिक को मैं थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए स्पेशल नोट लेकर आया हूं। इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स और बेसिक कॉन्सेप्ट हैं। तो देखो बेटा, एक पॉजिटिव चार्ज ये रखा हुआ है, स्थिर है, तो हम जानते हैं इसका मान क्या है, प्लस क्यू आवेश, ठीक है ना, पॉजिटिव है। तो इससे विद्युत बल रेखाएं हमेशा इससे बाहर की ओर अर्थात अनंत की ओर जाती हुई अपन को महसूस होंगी। तो ये अनंत की ओर जा रही है। इस पर मेरे दो पॉइंट, एक P और एक Q है, ठीक। तो आपको यह बताना है कि इनमें से कौन से पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र मैक्सिमम होगा। तो बेटा, धन आवेश के पास में, अच्छा, जैसे जैसे हम जानते हैं ना, E बराबर हमने निकाला था पॉइंट चार्ज की वजह से। E बराबर विद्युत क्षेत्र की वैल्यू जो निकाली थी, E बराबर कितनी आई थी, KQ अपॉन R स्क्वायर, राइट। ये कांस्टेंट वैल्यू मान लें। Q आवेश निश्चित परिमाण का है, K कांस्टेंट नियतांक है, तो E समानुपाती 1/r स्क्वायर। तो दूरी के साथ क्या रिलेशन आता है विद्युत क्षेत्र का, कि दूरी आपकी कम होती है तो विद्युत क्षेत्र का मान बढ़ता है। तो बेटा, प्लस Q आवेश से कौन से पॉइंट की दूरी कम है, P की दूरी कम है, Q की दूरी ज्यादा है, तो P पर विद्युत क्षेत्र अधिक होगा, Q पर विद्युत क्षेत्र कम होगा। इसके कंपेयर में तो मैं लिख सकता हूं EP इज ग्रेटर देन EQ, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से समझना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये। विद्युत बल रेखा, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है, आवेश के समानुपाती होती है। इसका मीन्स क्या है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या। देखो बेटा, ये कोई चार्ज दे रखे हैं, प्लस Q चार्ज है, ठीक, और ये मेरा माइनस Q चार्ज है। इसको मैं Q2 लिख देता हूं, इसको Q1 लिख देता हूं। तो हम प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था कि धन आवेश से विद्युत बल रेखाएं निकलती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती हैं, ठीक है ना। तो देखो, जैसे इससे एक विद्युत बल रेखा इस प्रकार निकल रही है, ये निकल रही है इससे, ठीक है ना, ये ध्यान से समझना। और इसमें बेटा ये प्रवेश कर रही हैं। अब कितनी प्रवेश करेंगी वो आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, कितनी निकल रही है ये भी आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, ध्यान रखना, ठीक। अब देखो, इसमें कितनी विद्युत बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं, तो इसका जो मान निकालें अपन, अभी मैंने लिखाया ना, विद्युत बल रेखाओं की संख्या आवेश के समानुपाती होती है। बेटा, Q1 बटे Q2 इक्वल टू, Q1 कैसा पॉजिटिव चार्ज है, कितनी निकल रही है, 1 2 3 4 5 6, मैं लिख सकता हूं 6 अपॉन कितनी प्रवेश कर रही है, 1 2 3 4 5 6 7 और 7, और किसका साइन आ जाएगा, माइनस, ये माइनस है, ठीक है ना बेटा। तो ये इसका आंसर हो गया, राइट, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और थर्ड में एग्जांपल और कराता हूं बेटा, बिल्कुल क्लियर हो जाने चाहिए सारे कॉन्सेप्ट आपके। ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, Q1 और Q2, राइट। इसमें से भी देखो, ये दोनों पॉजिटिव हैं, इससे बाहर निकल रही हैं, इससे भी बाहर निकल रही हैं।
ठीक है बेटा। अब सुनो, अब क्या फॉर्मूला होगा बताओ, संख्या कैसे निकालनी है, इसका आवेश का परिमाण कैसे निकालें। तो सीधी सी बात है, क्या होगा बेटा, Q1, इधर देखें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है, साफ दिख रहा होगा, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू, तो देखो बेटा दोनों पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का साइन आएगा। इससे देखो कितनी निकल रही है, काउंटिंग तो जानते हो सभी, 1 2 3 4 5 5, राइट। इससे देखो 1 2 3 4 5 6 7, तो 5/7 ये हो गया। दैट इज क्लियर, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर है ना। नोट करें, इसी के साथ देखो फोर्थ एग्जांपल, सीबीएसई में एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था, 3 चार्ज दे रखे हैं, Q1 और ये Q2 और एक Q3, ठीक है ना। इन तीनों आवेशों के कारण अपन को विद्युत बल रेखाएं बनानी है, तो आसानी से ड्रॉ कर सकते हैं अपन, आसानी से बना सकते हैं। तो ये कौन से, देखो सबसे पहले आपको क्या देखना है, इनका नेचर देखना है, नेचर कैसा है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव। तीनों का नेचर है पॉजिटिव, तो पॉजिटिव के कारण बेटा ये कहां निकलेंगे, हमारी बाहर निकलेंगे, ऐसे इसके कारण। ठीक, ऐसे इसी के कारण फैलेंगी, ये सिकुड़नी नहीं है, बिल्कुल फैल रही है, ठीक है ना। इस प्रकार से तीनों आवेशों के कारण हम विद्युत बल, देखो एक्चुअली क्या है, 2 आवेशों के कारण तो हम विद्युत बल रेखा बना चुके हैं, ठीक है ना। अगर पूछ ले एक साथ 3 चार्ज रखे हैं तो बताओ विद्युत बल रेखाएं कैसे बना पाओगे आप, इस प्रकार से आपको विद्युत बल रेखाएं बनानी है। क्लियर, नोट करें। हाँ देखें, स्पेशल नोट 2, ध्यान से समझना, यदि एक आवेशित कण को विद्युत क्षेत्र में छोड़ दिया जाए, ठीक है ना, अब विद्युत क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र में उसको छोड़ दिया, तो यह आवश्यक नहीं है कि वह विद्युत बल रेखाओं का अनुसरण करे। ध्यान रखना, जब मैं आवेश को विद्युत क्षेत्र में छोड़ रहा हूं तो वो 2 प्रकार से गति करता है, ठीक है ना। कैसे कैसे गति कर सकता है, वो दोनों केस में बिल्कुल क्लियर कर देता हूं कि जब देखो विद्युत बल और, या विद्युत बल कह लो या त्वरण कह लो, क्यों, F बराबर ma, जहां विद्युत बल F बराबर ma बराबर क्या हो गया, QE, राइट, ये मैं आपको बता चुका हूं। और देख लीजिएगा F बराबर ma और ma बराबर क्या हो गया बेटा, QE। जहां त्वरण होगा वहां बल भी उपलब्ध होगा। तो देखो जहां वेग बल दोनों एक ही दिशा में हैं, तो हमारी विद्युत बल रेखा जो बनेगी वो कैसी होगी, स्ट्रेट होगी, या विद्युत बल रेखा कैसी हो सकती है, हमारी कर्व में हो सकती है, ठीक है ना। 2 रूप धारण ले सकती है हमारी विद्युत बल रेखा। तो दोनों मैंने क्लियर कर दिए हैं, बहुत प्रबल कॉन्सेप्ट है। यदि विद्युत बल रेखा आपकी कर्व लाइन के रूप में है, कर्व मींस वक्र रेखा के रूप में है, तो बल एवं वेग की दिशा अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना बेटा। दूसरी बात, और जब अलग अलग होगी, देखो जैसे ये पॉजिटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव से निकलती है, नेगेटिव पर प्रवेश करती है, तो एकांक धनावेश जिस काल्पनिक पथ का अनुसरण करते हुए गति करता है उसे क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाएं। तो ध्यान रखना बेटा, तो कर्व लाइन में है तो विद्युत बल और वेग की डायरेक्शन कैसे हो सकती है, अलग अलग हो सकती है, और जब अलग अलग होगी तो वो स्ट्रेट लाइन में विद्युत बल रेखा नहीं हो सकती। 100% किस में होगी, कर्व लाइन में होगी, वक्र लाइन में होगी। क्लियर कॉन्सेप्ट। तो स्ट्रेट लाइन में विद्युत बल रेखा कब बनती है हमारी, स्ट्रेट लाइन या सीधी रेखा में जरूर बल एवं
वेग की दिशा कैसी होगी, एक ही डायरेक्शन में होगी। और जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वेग या त्वरण कह लो या बल कह लो, एक ही डायरेक्शन में होंगे दोनों, तो वो सीधी रेखा में विद्युत बल रेखा मेरी बनेगी। राइट, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। एक बात और, तीसरा नोट, आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, ठीक है ना। मैं आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जब पढ़ाऊंगा वहां पर मैं चुंबकीय बल रेखाएं पढ़ाऊंगा आपको, वो बंद लूप बनाती हैं। और ये कैसा बनाती हैं, खुला लूप, क्योंकि चुंबक एकल ध्रुव के रूप में उसका अस्तित्व संभव नहीं है। हमेशा जो चुंबक के दोनों ध्रुव है ना, आपने सुन रखे हो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, दोनों ध्रुव हमेशा पेयर में होते हैं, जोड़े में होते हैं, अकेला ध्रुव संभव नहीं है। लेकिन आवेश एकल संभव है, इसलिए आवेश के द्वारा बनी हुई बल रेखाएं हमेशा खुला पथ बनाती हैं, ठीक है ना, बंद पथ नहीं बनाती, अर्थात लूप नहीं बनाती। देखो मैंने लिख दिया है, आवेश के कारण विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती हैं, क्योंकि एकल आवेश का अस्तित्व होता है। राइट, हाँ देखो स्पेशल नोट 4 बहुत शानदार है। स्थिर वैद्युतिकी में साम्य अवस्था में विद्युत बल रेखाएं हमेशा चालक की सतह के लंबवत होती हैं, ठीक है ना। क्यों होती हैं, विद लॉजिक के साथ देखें। लंबवत घटक आवेश को गति नहीं करने देता है, ठीक है ना। जैसे समझना इस लाइन का मीन्स, कोई ये चालक है और उस चालक के अंदर हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, आवेश होता है, वो स्वतः गति नहीं करेगा जब तक उस पर कोई विभवांतर आरोपित ना किया जाए, ठीक है ना। विभवांतर आरोपित ना किया जाए, विभवांतर क्या होता है मैं पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है ना। तो देखो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आवेश हैं, तो उस पर विद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होती है वो उसके कैसे होती है, कैसी होती है, लंबवत होती है। ध्यान रखना ये हमेशा, ठीक है ना। आवेश को गति नहीं करने देता है, कौन सा घटक, लंबवत घटक। जबकि किसी कोण पर निकलने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र का घटक आवेश को गति करा देता है। अगर मैं किसी इसको, जैसे ये कोई चालक है और इसको मैं किसी एंगल पर विद्युत क्षेत्र को दर्शाऊं, तो ये मान लो इस पर स्पर्श रेखा खींचे, ये थीटा कोण बना रहा है, इसके घटक करूं तो आवेश 100% क्या हो जाएगा, गति करने लग जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ठीक है बेटा। तो किसी कोण पर निकलने वाला परिणामी विद्युत क्षेत्र का घटक आवेश को गति करा देता है, इसलिए विद्युत क्षेत्र की दिशा चालक पृष्ठ के कैसे होती है, लंबवत, किसी कोण पर नहीं होती। तो ये ध्यान रखना, आगे भी मैं इस पर ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करूंगा इस टॉपिक पर। देखो ये चालक पृष्ठ है, ठीक है ना, इस पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन जो दर्शा रखी है मैंने, वो कैसे दर्शा रखी है, चालक पृष्ठ के लंबवत, ये ध्यान रखना। दूसरा, पहला ये हो गया, दूसरा देखें तो कैसे होगी, हमेशा उसके लंबवत होती है, ठीक है ना, ध्यान रखना, ये नोट कर लें। और आपका अब विशेष टॉपिक स्टार्ट होने वाला है जो बोर्ड एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना, और वो है इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, नोट करें, विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, ध्यान से समझें, बहुत इंटरेस्टेड टॉपिक है और बेहद इंपॉर्टेंट भी है। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो देखें बेटा, सबसे पहले आप इस टॉपिक के नाम को जरा गौर से देखें।
विद्युत द्विध्रुव। विद्युत किससे बनती है? आवेशों से। ये तो हम पढ़ा चुके हैं आपको। द्विध्रुव जाके दो ध्रुव हो। कौन कौन से आवेश में कौन कौन से कितने प्रकार के आवेश होते हैं? दो प्रकार के, पॉजिटिव और नेगेटिव, राइट। उसी युग्म को अपन विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब थोड़ा सा इसको और सिंप्लीफाई करें, ढंग से समझें। बेटा विद्युत द्विध्रुव के बारे में अपन चर्चा करें तो ये जो है टॉपिक परिमाण में कैसे होने चाहिए बेटा? समान। तो देखो मैं क्या डेफिनेशन लिख रहा हूं। हाँ देखें, विद्युत द्विध्रुव की डेफिनेशन लिख दी। परिमाण में समान एवं प्रकृति में विपरीत आवेशों का ऐसा युग्म, ऐसा पेयर जो अति अल्प दूरी पर उपस्थित हो, ऐसे युग्म को मैं क्या कहता हूं? इलेक्ट्रिक डाइपोल। बेटा जरा इसको और ढंग से समझें कि देखो, जैसे आप खूब जानते हो अणु हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है बेटा ध्रुवीय अणु और एक होते हैं हमारे अध्रुवीय अणु, राइट। ध्रुवीय अणु जैसे होते हैं, ध्रुवीय अणुओं में धनावेश और ऋणावेशों के जो केंद्र होते हैं वो संपाती होते हैं। कैसे होते हैं? संपाती। मतलब धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र एक ही जगह होता है। ऐसे अणु कहलाते हैं ध्रुवीय अणु। हालांकि मैं डिटेल से आगे पढ़ाऊंगा भी, ठीक। जैसे एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल H2N2O2, राइट। अब इनका जब धनावेश और ऋणावेशों का केंद्र समान होगा, एक जगह होगा, तो बेटा दूरी तो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और जीरो, जो दूरी जीरो हो जाएगी तो उसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा, राइट। तो अध्रुवीय अणु कैसे कहते हैं? जिनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र, जिनके धनावेश और ऋणावेशों के केंद्र अलग अलग होते हैं, संपाती नहीं होते, ऐसे अणु कौन से अणु कहलाते हैं? अध्रुवीय अणु। जिनकी हम बात करें जैसे HCl, NaCl आदि, राइट। अब देखो जरा इसको देखें आप, HCl और NaCl की स्ट्रक्चर में बनाऊं, जैसे H ये धनायन और ये क्या है बेटा? ऋणायन, ठीक है ना। ये H और ये Cl, ये प्लस और ये नेगेटिव। तो इनके धनायन और ऋणायनों के बीच में गैप है, दूरी है, लेकिन वो दूरी कैसी है? अति अल्प है। दूरी विकसित तो हो रही है, इसलिए ये किसकी तरह व्यवहार करेगा? विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करेगा। ऐसे ही मैं बात करूं NaCl की, ये प्लस और ये माइनस, ठीक। तो देखो Na प्लस और ये Cl, तो बीच में इनकी दूरी देखो, धनावेश और ऋणावेशों के बीच में डिस्टेंस है ना, इसलिए ये क्या होगा? विद्युत द्विध्रुव होगा, अर्थात ये अध्रुवीय अणु हैं। तो अध्रुवीय अणुओं में विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण विकसित होता है पहले से, राइट। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना बेटा। अब इसी के साथ जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो राजस्थान बोर्ड में पूछा जाता है जिस नाम से, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, राइट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। तो ये क्या है बेटा? तो देखो, इनमें से किसी एक आवेश का परिमाण लेना होता है। तो डेफिनेशन को कैसे लिखोगे आप? विद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण एवं उनके बीच के
विस्थापन के गुणनफल को, अच्छा देखो ध्यान रखना, मैं यहां पे दूरी भी लिख सकता हूं। ये मैं जो डेफिनेशन लिख रहा हूं ना, एक वेक्टर फॉर्म को मानते हुए, क्योंकि विद्युत ध्रुव आघूर्ण है ना, इसका जो रिप्रेजेंटेशन जिसको करते हैं वो पी से करते हैं, पी वेक्टर। इसका मतलब क्या हुआ, विद्युत ध्रुव आघूर्ण मेरी सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश। और सदिश राशि में अभी मैं आगे फॉर्मूला भी लिखूंगा ना, तब आपको ये विजुअलाइज होगा कि विस्थापन सर ने क्यों लिखा है। अगर आप इसको दूरी भी लिख दोगे ना तो भी गलत नहीं होगा। इस जगह उनके बीच के विस्थापन के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, आघूर्ण कहते हैं। ठीक, अब देखो जैसे ये कैसी राशि है बताओ, ये सदिश राशि है, ये सदिश राशि है। इसको मैं आपको रिप्रेजेंट करूं जैसे HCl NaCl, राइट। तो विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण लेना है, तो मैंने पहले ले लिया नेगेटिव आवेश, कोई सा भी ले लो, और ये पॉजिटिव आवेश ले लिया। ठीक, ये नेगेटिव माइनस क्यू और ये क्या हो गया बेटा, प्लस क्यू। इन दोनों आवेशों के बीच की डिस्टेंस जो है 2L ले लो चाहे 2A ले लो, कुछ भी ले लो। ये मैंने 2A क्यों लिया है, ये 2A ना D के बराबर ही है, D कोई फर्क नहीं पड़ता। 2A क्यों लिया है ये मैं अभी बताऊंगा। बीच की डिस्टेंस क्या होगी, 2A होगी बेटा, ये इसका मध्य बिंदु है O, ठीक है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, डेफिनेशन से, परिभाषा से, P बराबर Q इंटू या तो D लिख दो या 2A लिख दो, QD, राइट। ये इसका फॉर्मूला बन गया हमारा। तो विद्युत ध्रुव के किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के मध्य के विस्थापन के गुणनफल को विद्युत ध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ये सदिश राशि है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं मैं, सदिश रूप में, तो क्या लिखूंगा, P वेक्टर इक्वल टू Q और D वेक्टर, राइट। इस प्रकार से मैं लिख सकता हूं। अच्छा, जब ये सदिश राशि है तो इसकी डायरेक्शन भी होगी, ठीक है ना। तो इसकी जो दिशा होती है ना, वो नेगेटिव चार्ज से किधर की ओर होती है, पॉजिटिव चार्ज की ओर। इसका मतलब क्या, ध्यान रखना, इसकी जो दिशा होती है ना, वो किधर से किधर को होती है, -Q से +Q की ओर। तो ध्यान रखना, इसका मीन्स समझो। यहां पर जो नेगेटिव आवेश है, अच्छा अब आप कहोगे सर आपने तो ये बताई थी जो डायरेक्शन होती है हमेशा मैक्सिमम से किधर की ओर होती है, कम की ओर होती है, ठीक है ना। तो यहां पर इसकी डायरेक्शन को ध्यान रखना, -Q आवेश से किधर की ओर होती है बेटा, पॉजिटिव आवेश की ओर होती है। ये क्लियर हो गया। इसका मात्रक देखें आप, कूलाम इंटू मीटर, ये cm नहीं है, सेंटीमीटर कहीं समझे, कूलाम इंटू मीटर है। आप यूं भी लिख सकते हो इसको, कूलाम इंटू मीटर। ये बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट है आपका, ठीक है ना बेटा। इसकी विमा देखें आप, तो देखो मैंने आपको 5 मात्रक और विमाएं ऐसे लिखाई थी कि इनको आप लर्न कर लेना, तो आप पूरी फिजिक्स में 12th क्लास की में जितने भी मात्रक और विमाएं हैं वो आप आसानी से कर सकते हो। तो देखो बेटा, कूलाम की आवेश का मात्रक है A1 T1 लिखाई थी, कूलाम इंटू मीटर L1। तो इसको एक साथ लिखें, M है नहीं, आप लिखें तो लिख दो, नहीं भी लिखें तो आप यूं भी लिख सकते हो M0। L है, T है और A है, ये इसका विमीय सूत्र हो गया या विमा हो गई, राइट। एक बड़ा मात्रक और होता है इसका, वो है आपकी डिवाई, ठीक है ना। एक बड़ा मात्रक है किसका, विद्युत ध्रुव आघूर्ण का, और एक डिवाई बराबर 3.3 इंटू 10⁻³ कूलाम इंटू मीटर इसकी वैल्यू होती है, ठीक, ये नोट करें। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात समझे यहां पे कि देखो
विद्युत ध्रुव आघूर्ण के लिए विद्युत ध्रुव की पहले डेफिनेशन बताई तो मैंने क्या बोला था कि समान परिमाण और प्रकृति में विपरीत हों और अति अल्प दूरी पर हों। तो कहने का पर्पज यह है कि आवेशों का परिमाण ज्यादा से ज्यादा हो और बीच की जो डिस्टेंस है वो कम से कम होनी चाहिए। मतलब आवेश का मान ज्यादा से ज्यादा हो और बेटा जो डिस्टेंस है इनके बीच की वो कम से कम हो। ऐसा द्विध्रुव आघूर्ण एक आदर्श द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो यहां पर मैं बात करूं आइडियल इलेक्ट्रिक मूवमेंट की, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट की, आदर्श विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वेरी वेरी मोस्ट है, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चनों में ये क्वेश्चन भी दे रखा है। तो क्या होगा बेटा, आवेश का परिमाण द्विध्रुव आघूर्ण कब मैक्सिमम होगा, आवेश का परिमाण कैसा हो, मैक्सिमम, और डिस्टेंस कैसी हो, कम से कम हो। तो बेटा आवेश का परिमाण मैक्सिमम कितने से कितना हो सकता है, अनंत, ठीक है ना। और डिस्टेंस जीरो, जीरो नहीं है, जीरो की ओर अग्रसर है, ठीक है ना, इसका मीन्स ये होता है। तो आवेश का परिमाण अनंत हो, दूरी मिनिमम से मिनिमम हो, ऐसा द्विध्रुव आघूर्ण आदर्श द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ठीक बेटा, क्लियर, कोई डाउट नहीं है। अब सुने ध्यान से, जो हम आगे चर्चा करने वाले हैं, एक अक्ष और एक निरक्ष, ये शब्द दो आएंगे अभी हमारे काम। तो अक्ष क्या होता है, ये दो आवेश हैं, एक नेगेटिव आवेश और एक पॉजिटिव आवेश। तो इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी या इन दोनों आवेशों के केंद्र से होकर गुजरने वाली जो रेखा होगी ये कहलाती है हमारी अक्ष। ठीक है बेटा, तो दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है बेटा, अक्ष। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ाने वाले हैं आपको कि अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें, ठीक है ना बेटा। और दूसरा पॉइंट होगा निरक्ष पर। तो निरक्ष क्या होती है, दोनों आवेशें दिख रहे ना, इन दोनों आवेशों के मध्य में पॉइंट क्या है, ओ है कि नहीं। इन मध्य पॉइंट के लंबवत जो रेखा गुजरेगी ये वाली, ये क्या कहलाएगी, मेरी निरक्ष रेखा कहलाएगी। और ये कौन सी रेखा थी, अक्ष। तो ये निरक्ष रेखा कहलाएगी। क्या होगी डेफिनेशन, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु से होकर गुजरने वाला जो अक्ष होता है वो निरक्ष कहलाता है। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा। अब हम कल, आज के लिए इतना ही, कल जो लेक्चर होगा हमारा 19, उन पर बेहद ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक तो पढ़ाएंगे हम अक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलवाना, और एक पढ़ाएंगे आपको निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान निकलवाना। तो आप हमारे साथ लगातार बने रहें। धन्यवाद।